हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है आपकी फिफ्थ जो यूनिट है हिस्ट्री से संबंधित और सामान्य भूगोल से संबंधित, और साथ में उसमें जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। तो उसी से संबंधित मैं आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और आपके ये जो क्वेश्चंस बनेंगे ये 200 क्वेश्चंस बनेंगे। 200 क्वेश्चंस ये दो टॉपिक से बनेंगे। पहले आपके हिस्ट्री से और आपका जो 1857 की जो क्रांति है उस वाले टॉपिक से। फिर सामान्य भूगोल के अलग से प्रश्न कराऊंगी। अभी 200 प्रश्न आपके इन दोनों टॉपिक से होंगे। साथ में आपके लास्ट में 7 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जिनको आपको ही आंसर देना होगा। बोनस क्वेश्चंस मैं कराती हूँ 1 या 2। आज मैं 7 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, बोनस क्वेश्चंस। और ये जो 200 क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको 4 पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और जो कॉमर्स वाले हैं सभी के लिए, जितनी भी स्ट्रीम है हमारी तीनों स्ट्रीम, सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देने के लिए 30 क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। चाहे हम ह्यूमैनिटीज़ से हैं, चाहे हम कॉमर्स से हैं, चाहे हम साइंस से हैं। लेकिन जो कॉमर्स साइंस वाले थोड़ा हिस्ट्री और आपके ज्योग्राफी, इन दोनों 3-4 टॉपिक ऐसे थोड़ा परेशानी होती है करने में। तो लेकिन मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि इतिहास जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका प्राचीन भारतीय इतिहास और आपका मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आपका आधुनिक काल का इतिहास, फिर साथ में 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो प्रश्न का आंसर अगर आप सोच रहे हैं आद्य ऐतिहासिक युग से, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो जिनसे इतिहास की जानकारी नहीं है तो वो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे तो प्रश्न के आंसर याद रहेंगे। ठीक है। और जो है इसका दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जानी जाती है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तो जो सिंधु सभ्यता की समकालीन मानी जाती है वह मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। 200 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में होंगे। क्वेश्चंस बहुत यूनिक हैं और इससे बाहर मुझे लगता है, मैं 100% तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ कि मैं 99 तो गारंटी लेती हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न 200 में से ज़रूर बनेंगे। और आपको पता ही है कि 30, मैं बार बार बता रही हूँ कि 30 क्वेश्चंस आएंगे। हर यूनिट में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो कोई भी यूनिट नहीं छोड़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। राष्ट्रीय के पेपर मैंने डाले हुए हैं आपके, जो मैंने 75 टॉपिक की और 45 टॉपिक की आपकी प्लेलिस्ट पे वीडियो बना रखी हैं। तो वहाँ आप देखिए, तो वहाँ पर मैंने लास्ट ईयर के पेपर जो है अपलोड किए हुए, तो उनको ज़रूर चेक कीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत ईजी है। दयाराम साहनी, घुर्वे, रविंद्र सिंह बिष्ट, A.G. मजूमदार। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर कौन सा है, और बहुत ईजी प्रश्न है ये दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? गेहूँ, जौ, कपास या फिर ये सभी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हड़प्पावासी थे वह खेती इन तीनों की ही करते थे, गेहूँ की भी, कपास की और जौ की भी। इन तीनों की उनको जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित है? सिंधु के, घग्गर के, भोगवा के या फिर रावी के? तो जो हड़प्पा कालीन स्थल था, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे था? तो यह भोगवा नदी के किनारे था। लोथल के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को, एक तो मैंने कई बार बताया कि प्रश्न को ध्यान से समझिए उसके बाद आंसर को कीजिए। हम क्या करते हैं, हल्के फुल्के में आंसर को पढ़ते हैं और फिर सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन को हल्के से पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से दिमाग में बैठाइए आंसर के साथ साथ। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? तो जो उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी तो वह प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट के आंसर सही जा रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से, जो सभी जानते हैं वृषभ मुद्रा के बारे में,
ये कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से, चन्होदड़ो से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से? तो यह जो प्राप्त हुई थी, सातवें का आपका आंसर जाएगा डी, ये हुई थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चन्होदड़ो? तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर पाया गया या था, तो वह था आपके चन्होदड़ो से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धोलावीरा? तो जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था वह धोलावीरा था। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर है? कुबड़वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानगार या फिर ये सभी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की धरोहर हैं ये तीनों ही हैं, कुबड़वाला सांड भी, पशुपति शिव की मूर्ति भी और विशाल स्नानगार भी। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन पर या फिर व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो जो वैदिक काल था वहाँ पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। जो जैसा व्यवसाय होता था वैसी ही वर्ण व्यवस्था उसको दे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है? ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है और ऋग्वेद में नदी के बारे में पूछा गया है कि किस नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा जाता था? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना? तो देवीतमा और मातेतमा सरस्वती को कहा जाता था। आगे आते हैं, निम्न में से कौन से वेद कर्मकांड प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? ये प्रश्न जो वेद से संबंधित यहाँ पर 3 प्रश्न बने हैं आपके, इन तीनों को बड़े ध्यान से देखिए, प्रश्न यहाँ पर जरूर आपका बनेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद बताना है। तो जो कर्मकांड से संबंधित आपका वेद है तो उसमें जाएगा आंसर आपका बी, यजुर्वेद। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? तो भारतीय संगीत का मूल जो कहा गया है वह सामवेद को कहा गया है। इस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं सभा और समिति, तो ये कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। अब ये 3 प्रश्न आपके वेदों से संबंधित बने, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चौथे पर हम आ चुके हैं, चारों प्रश्न जरूर कर लीजिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? 16 का आपका जा रहा है सी, अथर्ववेद। और इन चारों में से मैं 99 कह रही हूँ कि प्रश्न जरूर बनेगा आपका। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद? क्योंकि वेदों से प्रश्न और उपनिषद से प्रश्न बनता है जरूर। कभी कभी इनके मंत्र और ऋचाओं के बारे में भी पूछते हैं और उसमें ऋग्वेद की ज़्यादा पूछते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न हो चुका आपका। तो मैंने भी बताया था आपको कि जो सत्यमेव उपनिषद लिया गया है वह मंडोक उपनिषद है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 10 का, 12 का, 16 का या फिर 18 का? तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी ईस्वी पूर्व की, तो उसमें चलता है महाजनपद 16 थे। ठीक है, जैन ग्रंथों में, बौद्ध में भी था। और आपका है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर बताना है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, श्रीवस्ती या कौशाम्बी? तो 19 का आपका आंसर जाएगा बी, चंपा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या सुधर्मन? तो जो प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक थे वह ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या फिर मागधी में? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो जो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे वह प्राकृत में दिए थे। पाली का आपको पता होगा किसने दिए थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। 22 क्वेश्चन आपका, जमाली, यशोदा, अणुजमा या फिर त्रिशला? तो जो भगवान महावीर थे उनका प्रथम शिष्य जमाली था। अब आ चुके हैं हम 23 क्वेश्चंस पर, यानी कि हाफ पार्ट हमारा हो चुका है 50 का। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करना है। जो असत्य कथन है उसको हमें ढूंढना है।
महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन। महावीर की पत्नी यशोधरा। बिल्कुल, जो अगर आप थोड़ा बहुत भी महावीर जी के बारे में जानते हैं तो और बुद्ध जी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा यशोधरा महावीर की नहीं किसकी पत्नी थी, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी? अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। ये जो संगति हुई हैं ये 4 संगति हुई हैं और किसके शासनकाल में हुई हैं, और जो है इसमें जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन रहे हैं ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिए, और कहाँ कहाँ पर हुई हैं। ये 3-4 चीज़ें चारों संगति के बारे में आप पढ़ लें। प्रथम हम आपको बता ही रहे हैं कहाँ हुई है। चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया या फिर पावापुरी। जो जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी 24 का आपका आंसर जाएगा ए, पाटलिपुत्र। ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ था श्रीवस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो 25 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी तो बिल्कुल सही, लुम्बिनी में हुआ था। अब देखते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में या फिर श्रीवस्ती में। तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश, सभी को बिल्कुल इसका आंसर मालूम होगा, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? और ये महापरिनिर्वाण की जो घटना है ये और किस नाम से जानी जाती है ये भी पता होना चाहिए। बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर वैशाली। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जाएगा सी, कुशीनगर। ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको जिक्र किया था कि किसकी जो बौद्ध संगति हुई थी, इसके आयोजक का मतलब सुना कि जैसे अशोक के समय में या कनिष्क के समय में, वही चीज़ आयोजक के बारे में आ गए हैं यहाँ पर प्रश्न आपका। तो यहाँ आपको सिर्फ सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा कि किसने पहले की, किसने दूसरी की, किसने तीसरी की, किसने चौथी की। यहाँ पर ये चीज़ तो पता चल गई आपको, लेकिन कहाँ हुई ये भी जानकारी एक पहली मैंने आपको बता दी, 3 आप सर्च कीजिए। तो 28 का आपका बन जाएगा डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहले अजातशत्रु ने की, फिर कालाशोक ने, फिर अशोक ने, फिर कनिष्क ने। आप कहाँ की है ये भी देखिए। ठीक है। तो प्रथम आपको पता ही चल गई अजातशत्रु है ना। चलिए आगे चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपको नहीं मिलता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका एक लेक्चर हिस्ट्री का थोड़ा जो इनकी वीक है वो मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक लेक्चर मैं पूरा तैयार कर दूंगी। तो लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको लेक्चर की भी रिक्वायर है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिम्बसार, उदयन, घनानंद। क्योंकि लेक्चर में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगी, वहाँ पर MCQ नहीं कराए जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो 29 का आपका जाएगा बी, बिम्बसार। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने, अजातशत्रु, उदयन या फिर महापद्म नंद। पाटलिपुत्र सभी को पता है कहाँ है, तो इसकी शासक ने स्थापना की थी कौन से ने से बताना है। 30 का आपका जाएगा सी, उदयन ने। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? समझ रहे हैं, सिकंदर का समकालीन जो जिस वक्त सिकंदर था उस वक्त थे अजातशत्रु, महापद्म नंद, घनानंद या फिर उदयन। तो 31 का अगर आपने सोचा है आंसर सी, घनानंद, तो बिल्कुल सही। चलिए 32 देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर राजा जनक के। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रगुप्त में, यहाँ पर विक्रमादित्य, यहाँ पर है मौर्य। तो जो ये प्रधानमंत्री थे इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है दोनों चंद्रगुप्त को डालकर। तो मौर्य याद जरूर रखिए। तो इसमें आपका आंसर जाएगा सी। 33 पर हम आ चुके हैं। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो ये महल जो बना था ये लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। राजस्व संग्रह पता है ना, जो अपना राजा का जो संग्रह होता है जहाँ पर सब कुछ ये इकट्ठा होता है, जो कर वगैरह आते हैं उसको राजस्व बोलते हैं। सन्निधाता, प्रदेष्टा, युक्त या फिर समाहर्ता, जो जहाँ से वो अपने अधिकारियों को खर्चे उठाते हैं। तो ये था संग्रह का अधिकारी, समाहर्ता। अब आते हैं किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? बिंदुसार को, बृहद्रथ को, शालीशुक को या फिर अशोक को। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी शासक हुए हैं उन सबके नाम थे। अब इसमें से अमित्रघात बताना है किसको है। तो 35 का आंसर जाएगा ए, बिंदुसार को।
अशोक को क्या कहा जाता था? देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मैं क्वेश्चंस के साथ साथ अलग प्रश्न की भी आपको जानकारी दे रही हूँ जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पड़, तोल, दिनार, काकड़ी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी वह पड़ थी। चलिए आगे देखते हैं। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30 या फिर 40? तो उनके मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में एक समिति द्वारा तो कितने सदस्य से बताने हैं? 37 का जाएगा सी, 30। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको मानकर चलें। कंपटीशन बेस ये प्रश्न हमेशा बनता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिमर व्हीलर। ये प्रश्न मुझे लगता है सभी जो करते रहते हैं, तैयारी देते रहते हैं एग्जाम, तो उनको तो बिल्कुल पता होगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? तो अशोक ने बौद्ध धर्म प्रभावित होकर उपगुप्त से अपनाया था, ठीक है। मौर्य वंश के बाद किस शासक का उदय हुआ? मौर्य वंश खत्म हो चुका है, उसके बाद कौन सा शासक आया? शुंगवंश, कण्वंश, सातवाहन या फिर शकवंश? तो 40 का आपका आंसर जाएगा ए, शुंगवंश, ठीक है, शुंगवंश। अब आते हैं, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शक ने, हिंदू यवन ने, कनिष्क ने या फिर हर्ष ने? तो जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे वह हिंद यवन ने किए थे। अब 42 क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? 72 ईस्वी में, 75 में, 78 ईस्वी में या 105 ईस्वी में, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर ये भी क्वेश्चंस 99 में लेकर चलिए, ये भी ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो 42 का आपका जाएगा सी, 78 में, ठीक है। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? 43 क्वेश्चन आपका। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक या फिर ये सभी? तो जो कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे, अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे, चरक भी थे, तीनों ही उनके दरबार में थे। इनके अलावा भी बहुत थे इनके दरबार में। कौन कौन इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, सर्च कीजिए उसको भी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? प्रश्न ये भी अच्छा है, ये भी प्रश्न 99 में लेके चलें इसको भी। अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर धर्म से? तो जो चरक संहिता पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। अब ये किसने लिखी है और इसमें क्या क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। अब आ गए हैं हम 45 पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था, बताएं आपको कौन था? जल्दी से सोच लीजिए आप। 45 का आपका जाएगा सी, श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी 99 में आप लेके चले प्रश्न को। चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या फिर समुद्रगुप्त को? तो प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे लगा मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर। ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? प्रश्न नंबर आपका 47। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, कालिदास या फिर हरिसेन? तो जो कुमार संभव महाकाव्य है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 47 का सी, कालिदास को, ठीक है, या कालिदास ने लिखा है। 48 पर हम आ चुके हैं। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बताया है या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। 48 का बिल्कुल सही सोचा, डी, स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त को, ठीक है। पर्णदत्त को किसने? स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को बनाया था। प्रश्न को सोच लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा या फिर उज्जैन? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र था, बिल्कुल सही आपने सोचा है, आंसर 49 का सी, नालंदा, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में भी आपको जानकारी होगी और नालंदा के बारे में भी यहाँ से प्रश्न बनता है ज़रूर। 50 पर हम आ चुके हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज, थानेश्वर, हांसी या फिर तंजौर? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी बनी थी 50 के अनुसार बी, थानेश्वर बनी थी। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न कितने हो चुके हैं? 50, और एक प्रश्न आपको छोड़े जाते हैं 51। इसका आप आंसर सोच के रखिए। अगर आपको पता है
उससे हमारी वीडियो से पहले पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आपके 100 के लिए क्या करना है, आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है और उसके लिए बेल आइकन को हिट करना है और लाल बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा कर जाना है। नई वीडियो के लिए 200 क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूरे करने के लिए आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बना के रखना है। साथ ही आपको एक काम क्या करना है, लाइक प्लस एस करना है कि यानी कि लाइक करना है और शेयर करना है। किन के लिए, जो आप जैसे ही और हमारे जैसे ही स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, UPHSC के लिए, ठीक है। तो करिए लाइक प्लस SP और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठोक दीजिए एक अच्छा सा कमेंट, वीडियो कैसी लगी और इसका आंसर भी बताइए और 100 200 के लिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।